वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द फर्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग पब्लिश्ड? पहली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग कौन से वर्ष में प्रकाशित करी गई थी? तो क्या वो 2015 में था, 2016 में, या 2017, या डी ऑप्शन 2018? ट्राई कीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 2016। 2016 में पहली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग पब्लिश करी गई थी। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, आप ये ध्यान रख सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन जो होता है इसे कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल जो होता है उसे कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और जो अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, ही इज गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन 2020? 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ए, क्या वो इंदौर है? बी, क्या वो सूरत है? सी, नवी मुंबई, या डी, न्यू दिल्ली? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज इंदौर। साथ ही साथ सूरत जो है उसको मिली है सेकंड रैंक, और मुंबई जो नवी मुंबई है उसको मिली है थर्ड रैंक। न्यू दिल्ली इज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, न्यू दिल्ली इज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही इज हरदीप सिंह पुरी जी, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इसमें 4,242 4,242 सिटीज़, 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स और 92 गंगा टाउन्स को इवैल्यूएशन करा गया था। और ये सर्वे जो था ये मात्र 28 डेज में हुआ था। सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। इस बार जो रैंकिंग पब्लिश हुई है, उन्हें पहले क्या होता था, सभी को एक साथ एक लिस्ट में बनाकर रैंक कर दिया जाता था, मतलब सबको एक ही तराजू में तौला जाता था। हाउएवर इस बार क्या हुआ है, सिटीज़ को कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। सो अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इनकी कैटेगरीज बना दी है और उसके हिसाब से सिटीज़ को रैंक करा गया है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण था ये 5th एडिशन था। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंदौर चौथी बार फर्स्ट आया है। फर्स्ट 2016 में इंदौर सेकंड आया था। 2016 में फर्स्ट कौन आया था, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? क्या वो विश्वनाथन आनंद को मिला था, लियांडर पेस, सी कपिल देव, या डी लिम्बाराम जी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज विश्वनाथन आनंद को। इनको मिला था पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, विच इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड इन इंडिया। इस बार क्या हुआ है, पहली बार 5 लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा। इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दैट। श्री रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में, श्री मरियप्पन टी को मिला है पैरा एथलीट्स इन डिसिप्लिन ऑफ पैरा एथलीट्स, मिस मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में, और मिस विनीश को मिलेगा रेसलिंग में, मिस रानी को मिलेगा हॉकी में। और साथ ही साथ 27 स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर द अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड जाएगा 27 लोगों को, और 5 कोचेज विल रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड। यह अवार्ड अभी घोषित किए गए हैं, इन्हें दिया जाएगा यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इनमें से किसको, ध्यान रखिएगा, इट इज आस्किंग नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो क्या धनराज पिल्ले को ये अवार्ड नहीं मिला है, सरदार सिंह को, सी रानी रामपाल, या डी वंदना कटारिया? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वंदना कटारिया। शी इज़ ऑल्सो हॉकी प्लेयर, बट इनको साथ ही साथ इस बार नॉमिनेट भी किया था, बट इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है।
रानी रामपाल को ये मिल चुका है, मिलेगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। सरदार सिंह को मिल चुका है, धनराज पिल्लई को मिल चुका है। सो मिस रानी रामपाल विल बी द ओनली थर्ड इंडियन हॉकी प्लेयर आफ्टर धनराज पिल्लई और सरदार सिंह टू रिसीव द प्रेस्टिजियस खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो अवार्ड्स होते हैं ये दिए जाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को ऐसा क्या स्पेशल है जो नेशनल स्पोर्ट्स डे उस दिन मनाया जाता है? बिकॉज 29 अगस्त को 29 अगस्त 1905 में जन्म हुआ था ध्यानचंद जी का, हु इज़ अ वेरी लेजेंडरी हॉकी प्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज लीडिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती में अग्रणी है? क्या वो सिक्किम है, बी हिमाचल प्रदेश है, सी उत्तराखंड है, या डी असम है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है, सोचिएगा आप, उत्तराखंड भी तो हो सकता है वैसे, क्यों, है कि नहीं? चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज सिक्किम। सिक्किम इज द लीडिंग स्टेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया की रैंक नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में इंडिया है फर्स्ट नंबर पे, साथ ही साथ 9th रैंक करता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर इंडिया जो है वो 9th रैंक करता है और फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली जिसे हम जैविक खेती कहते हैं, इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है, जैसे क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, बायो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट। आप ये देखेंगे कि इसमें बेसिकली केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमने बात करी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसी के साथ साथ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो बेसिकली ज़ीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग थोड़े से अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखिए खर्चा होता है, एक्सपेंसिव होती है, तो उससे बहुत सारे फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट ये है कि बिल्कुल भी खर्च ना हो। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कॉमन है, बट थोड़ा सा सोच अलग है इसमें। इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटका से, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो हमने जाना ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे विल कनेक्ट, इनमें से कौन से दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग किन बंदरगाहों को जोड़ेगा? क्या वो मुंबई पोर्ट से शेवा पोर्ट को जोड़ेगा, मुंबई पोर्ट से मरमंगांव पोर्ट को जोड़ेगा, कोचिन पोर्ट से टूटीकोरिन को, या पैरादीप पोर्ट से दामरा पोर्ट को? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज पैरादीप पोर्ट टू दामरा पोर्ट। ये कनेक्ट करेगा दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे। इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। तो दीघा गोपालपुर, ये देखेंगे आप दीघा की लोकेशन, दैट इज़ इन बंगाल, और गोपालपुर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पास, इसके समीप कौन सी एक इम्पॉर्टेंट लेक है, तो आप देख सकते हैं चिलिका लेक, यहाँ पर आ गई चिलिका लेक। सो गोपालपुर इन ओडिशा एंड दीघा इन बंगाल, इनको जोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल एंड उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पे हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बाय, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पे की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई है? तो क्या इसे आरबीआई ने शुरू किया है, बी एनपीसीएल ने, या एसबीआई ने, पेटीएम भी तो हो सकता है? चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आरबीआई। आरबीआई ने शुरुआत करी है पॉजिटिव पे सिस्टम की। जानते हैं ये क्या होता है? तो मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया ऑफ 1000 या 10,000 रुपीज़ का। अब उसने क्या किया, उस 10,000 में एक ज़ीरो और बढ़ा दिया या दो ज़ीरो और बढ़ा दिए, तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा अगर वो इन कैश हो जाता है। इसी सिस्टम को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये लोग बहुत ही मतलब क्लेवरली किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए एक पॉजिटिव पे फीचर की शुरुआत करी गई है। उसमें क्या होगा, आप अपने बैंक को सूचित कर देंगे पहले कि मैं इस व्यक्ति को इतने रुपए का चेक दे रहा हूँ, इतने
डेट का है, ये डेट है, दिस इज़ द नेम ऑफ द पेज जिसको जाएगा, और आप ये सारी डिटेल्स अपने बैंक के साथ शेयर करेंगे, मे बी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, विच वुड बी मोस्ट कन्वीनियंट। तो अब क्या होगा, आपने अपने बैंक को पहले ही सूचित कर दिया, उसकी फ़ोटो भी आप बाकायदा भेज देंगे, तो बैंक के पास पहले इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि ऐसा ऐसा चेक आएगा इन कैश होने के लिए, तो उसी को हम पॉजिटिव पे मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के न्यू डीजी किसे नियुक्त किया गया है? क्या राकेश अस्थाना जी हैं, बी आर के शुक्ला, सी अशोक लवासा, या डी सामंत गोयल? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज राकेश अस्थाना जी को बनाया गया है न्यू डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आर के शुक्ला जो हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अशोक लवासा हमने बात करी थी एक बार पिछली बार, दैट इज़ ही इज़ इलेक्शन कमिश्नर। और सामंत गोयल जी जो हैं, ही इज़ द, यस यू आर करेक्ट, ही इज़ द डायरेक्टर or chairman I should say of RAW, that is Research and Analysis Wing। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमने जाना था बीएसएफ के बारे में, ड्यूटी ऑन टू डेथ, बहुत ही अच्छा मोटो लगा मुझे। ओके, नाइन्थ, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फायर ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। विश्व का सबसे लंबा घाट पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? मिजोरम, बी जम्मू कश्मीर, सी मणिपुर, या डी त्रिपुरा? जम्मू कश्मीर भी तो हो सकता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस बार हुए हैं, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का भी कोई स्टेट हो सकता है। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, मणिपुर। मणिपुर में ये टॉलेस्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको एक्सपेक्टेड है ये कंप्लीट होगा मार्च 2022 तक, 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर इजाई। इजाई रिवर, इजाई नदी के ऊपर इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर इसकी आप फोटो देख सकते हैं, दिस इज़ द इमेज ऑफ दैट ब्रिज। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनपीपीए। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कम्स अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री? एनपीपीए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है? हो सकता है क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल है, फार्मेसी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आज इसी के साथ हमारा कंप्लीट होते हैं 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, until next time।